हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले लेक्चर में एक प्रॉब्लम देखा। उसके बाद हम आज देखेंगे नया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 2। द फॉलोइंग फिगर्स आर extracted from the books of Saraswat Bank Limited, Pune, as on 31st March 2020. You are required to prepare profit and loss account and necessary schedules. आप वीडियो पॉज करके ये प्रॉब्लम लिख के लेना है। आगे भी वो प्रॉब्लम है कंटिन्यू। सो पहले आप इसे लिख के ले लो। यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट्स, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड ऑल दैट आइटम्स दिए हैं। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आगे का प्रॉब्लम वो भी आपको यहाँ कंटिन्यू लिख के लेना है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट स्टॉक कंपनीज 25,000। यहाँ से लेकर आपको प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2019 1,20,000 यहाँ तक ये प्रॉब्लम लिख के लेना है। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट में क्या दिया है, राइट ऑफ ₹19,000 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सेकंड एडजस्टमेंट है प्रोवाइड 40% फॉर टैक्सेशन एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर ₹20,000। सो यहाँ पे हमें 3 एडजस्टमेंट दिए हैं। हमें सिर्फ क्या पूछा है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है। इसलिए हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करेंगे। उसके बाद ऑल शेड्यूल्स यानी कि शेड्यूल 13, 14, 15 एंड 16 ये 4 शेड्यूल तैयार करेंगे, उनका फॉर्मेट। और उसके बाद हम वर्किंग नोट का भी एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। उसके बाद हम कौन सा आइटम कौन से शेड्यूल में जाते हैं वो मार्क आउट करते हैं और वो पोस्टिंग करेंगे। और लास्ट में हम एडजस्टमेंट देखेंगे। सो पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। सो यह फॉर्मेट है सारस्वत बैंक लिमिटेड पुणे फ्रॉम द प्रॉफिट एंड form of profit and loss account for the year ended 31st March 2020। और यहाँ कॉलम आएगी पर्टिकुलर शेड्यूल, करंट ईयर रुपीज, प्रीवियस ईयर रुपीज। हर एक शेड्यूल में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको और एक कॉलम ऐड करना है। सो रुपीज कॉलम में पहला है वो करंट ईयर रुपीज, नेक्स्ट कॉलम जो आएगा वो आएगा प्रीवियस ईयर रुपीज। मैंने यहाँ लिया नहीं वो कॉलम, लेकिन आपको आंसर में वो कॉलम लेना है। सो शेड्यूल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा, पहला आएगा इनकम। इनकम में क्या क्या आता है, शेड्यूल 13 आता है इंटरेस्ट अर्न। उसके बाद आता है अदर इनकम शेड्यूल 14। उसके बाद उन दोनों की टोटल आ जाएगी। उसके बाद आएगा सेकंड पार्ट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, वो होता है शेड्यूल 15। उसके बाद क्या आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16। उसके बाद यहाँ हमें प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज कैलकुलेट करनी है वर्किंग नोट में, वो हम करेंगे और वही गिवन है हमारे एडजस्टमेंट्स में। उसके बाद यहाँ उन पार्ट सेकंड की टोटल आएगी। उसके बाद हमें मिलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मिलेगा, पार्ट फर्स्ट माइनस पार्ट सेकंड करके नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें मिलेगा। उसके बाद यहाँ ऐड क्या होगा, ओपनिंग का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, वो हमें दिया है ब्रॉट फॉरवर्ड, यहाँ टोटल दोनों की आएगी। उसके बाद एप्रोप्रिएशंस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रोविजन फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। उसके बाद क्या आएगा, जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट हो जाएगा। सो पहले हमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ओपनिंग का प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड लिख के लेते हैं, वो आएगा 1,20,000। जो हमें प्रॉब्लम में दिया है वो है 1,20,000।
20,000। यहाँ से आप देख सकते हैं बॉटम में हमें मिला है 1,20,000। अब वन बाय वन हम एक एक आइटम कौन से शेड्यूल में जाता है ये देखेंगे। सो पहले हमें मिलेगा सो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये कौन से शेड्यूल में जाएगा? इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स बैंक का मेजर इनकम है, शेड्यूल 13 में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट्स वो शेड्यूल 13 में ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये भी क्या है? इनकम है, शेड्यूल 13 में जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विथ आरबीआई वो भी शेड्यूल 13 में ही जाएगा। उसके बाद इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी शेड्यूल 13 में ही जाएगा। यहाँ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये मिल नहीं रहा, ये एक्सपेंडिचर है, सो शेड्यूल 15 में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ये भी एक्सपेंडिचर है, वो शेड्यूल 15 में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स वो भी शेड्यूल 15 में जाएगा। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड ये इनकम है, शेड्यूल 13 में आएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स, यहाँ बोरोविंग्स इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स बोला है तो वो एक्सपेंडिचर हो गया शेड्यूल 15। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कहा जाएगा, यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये अदर इनकम होता है, वो शेड्यूल 14 में आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी शेड्यूल 14 में ही आएगा। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ प्रॉफिट है, so शेड्यूल 14 में आएगा। देन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इनकम के रिलेटेड हो, अदर इनकम के रिलेटेड, वो शेड्यूल 14 में ही आएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम ज्वाइंट वेंचर्स वो शेड्यूल 14 में ही आएगा। उसके बाद हम प्रॉब्लम कंटिन्यू है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज वो आएगा शेड्यूल 14 में। सैलरीज टू स्टाफ शेड्यूल 16 में, बिकॉज दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देन रेंट एंड टैक्सेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16। डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी वो भी शेड्यूल 16 में ही आएगा। देन है सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम है इसका मतलब वो शेड्यूल 14 में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो शेड्यूल 16 में जाएगा। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वो शेड्यूल 16 में आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट आल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो शेड्यूल 16 में आएगा। डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेस शेड्यूल 16 में आएगा। ऑडिट फीस वो भी शेड्यूल 16 में आएगा। लॉ चार्जेस वो भी शेड्यूल 16 में ही आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम शेड्यूल 16 में आएगा। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस है तो वो शेड्यूल 16 में ही आएंगे। एंड हमने ये पोस्ट किया प्रॉफिट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट दिया है 1,20,000, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट दिए है राइट ऑफ ₹19,000 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोवाइड 40% फॉर टैक्सेशन। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 20,000। पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि जो हमने मार्कआउट की है वो पोस्ट करके लेते हैं। सो पहले हमने पोस्ट देखा कि फर्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन लोन्स शेड्यूल 13, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरेस्ट या इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 5 आइटम क्या करेंगे हम शेड्यूल 13 में पोस्ट करेंगे। उसके बाद एक है और डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये सारे आइटम्स क्या करेंगे हम शेड्यूल 13 में पोस्ट करके लेते हैं। शेड्यूल 13 हमने ड्रॉ किया था, उसमें फर्स्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन्स, अमाउंट कितनी है उसकी, वो है 3,10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट वो अमाउंट है 2,90,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंट है 2 लाख। देन इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विथ आरबीआई 40,000। देन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट वो है 10,000। उसके बाद डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अमाउंट है वो है 1,90,000। यहाँ इनर में दिखाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दी है, सो ये इनर में दिखाएंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे
उसके बाद शेड्यूल 15 में क्या क्या जाएगा? शेड्यूल 15 में यह इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और उसके बाद एक नीचे है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स। ये 4 आइटम शेड्यूल 15 के शेड्यूल 15 में जाएगी उनके अमाउंट के साथ, क्योंकि इस पे अदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो शेड्यूल 15 हमने यहाँ पे बनाया था, उसमें पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, अमाउंट है 2,60,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अमाउंट है 80,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट अमाउंट है 30,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स, वो अमाउंट है 10,000। उसके बाद हमें शेड्यूल 15 प्रॉब्लम में नहीं दिखा, इसलिए हम यहाँ टोटल करके ले सकते हैं, वो है 3,80,000। और नेक्स्ट हमें प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है? तो यहाँ पे शेड्यूल 15 शेड्यूल 13 के खत्म हो गए हैं। देन शेड्यूल 14 के है, शेड्यूल 14 के प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये पूरे शेड्यूल 14 के है। सो शेड्यूल 14 में ये हम दिखाते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें से माइनस होगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो और आगे देखते हैं शेड्यूल 14 के क्या है क्या। शेड्यूल 14 के आगे एक आइटम है डिविडेंड, वो भी वहाँ दिखाएंगे हम, डिविडेंड रिसीव्ड। यहाँ तक हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेकर यहाँ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट स्टॉक कंपनीज 25,000, यहाँ तक हम शेड्यूल 14 में दिखाएंगे। शेड्यूल 14 में फर्स्ट हम आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इनर में दिखाएंगे क्योंकि उसके बाद हमें लॉस भी है, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000। सो आउटर में हमें मिलेगा 35,000। नेक्स्ट आइटम है शेड्यूल 14 में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी इनर में दिखाएंगे क्योंकि उसके बाद आइटम है लेस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000। सो आउटर में हमें मिलेगा 25,000। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर्स। इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर्स में हमें यहाँ पे कितना अमाउंट है 25,000, वो डायरेक्ट आउटर में दिखाएंगे। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट स्टॉक कंपनीज, वो भी आउटर में दिखाएंगे। उसके बाद हमें सन्ड्री इनकम है, वो है 18,000। सो ये आइटम हम यहाँ शेड्यूल 14 में दिखाए हैं, वो तो हमें टोटल मिलेगी 1,28,000। उसके बाद हमें प्रॉब्लम में क्या बचा है क्या? सो शेड्यूल 14 का कुछ नहीं बचा। देन हम सेकंड पेज पे आते हैं, यहाँ पूरे के पूरे आइटम जो बचे हैं वो शेड्यूल 16 के बचे हैं। सन्ड्री इनकम एक बीच में है, वो शेड्यूल 14 में लिया है हमने। सो यहाँ से कंटिन्यू सैलरी टू स्टाफ से लेके एक्सेप्ट सन्ड्री इनकम, बाकी सब क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस छोड़ के और सन्ड्री इनकम छोड़ के है, बाकी सब क्या है ये सारे शेड्यूल 16 में पोस्ट हो गए। सो हम ये शेड्यूल 16 में पोस्ट करके लेते हैं। सो शेड्यूल 16 में फर्स्ट आएगा सैलरी टू स्टाफ, वो है 65,000। देन है रेंट एंड टैक्सेस 8,000। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी 21,000। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो है 14,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है 6,000। उसके बाद डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेस 9,000। देन ऑडिट फीस 6,000। उसके बाद लॉ चार्जेस 8,000। देन पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस 11,000। उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस 4,000। सो शेड्यूल 16 का और कोई आइटम बचा नहीं प्रॉब्लम में, सो हम यहाँ टोटल भी करके लेते हैं 1,69,000।
देन हमें उसके बाद नीचे सिर्फ वर्किंग नोट बचे है। सो वर्किंग नोट में जाने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ एडजस्टमेंट जो दिए है उसके इफेक्ट क्या होंगे। सो हमें यहाँ रिबेट जो है वो एडजस्टमेंट में दिया है। सो एडजस्टमेंट में अगर रिबेट दिया होता, इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट, देन फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, शेड्यूल 13 में इंटरेस्ट अर्न में से डिडक्ट द अमाउंट ऑफ रिबेट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। सो हमें ये दिखाना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट है शेड्यूल 5 में अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में शो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, लेकिन हम यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो सिर्फ इसका एक ही इफेक्ट दिखेगा शेड्यूल 13 में, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ रिबेट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। समझ आया उसको। सो हम पहले जाते हैं एडजस्टमेंट में। सो एडजस्टमेंट है राइट ऑफ रुपीज 19 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सो हमने यहाँ पे प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में प्रोविजन ऑन बैंक एडवांसेस, यहाँ कोई आइटम नहीं है। यहाँ पे पार्ट सेकंड में आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो गिवन है हमें 19,000। उसके बाद हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें शेड्यूल 13 की टोटल लगेगी। शेड्यूल 13 की टोटल हमें यहाँ पे जो एक इफेक्ट या ये शेड्यूल 13 में हमें यहाँ तक का हमने सॉल्व किया है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इनर में उसमें से लेस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होगा, उसमें से लेस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, वो अमाउंट है 20,000 जो एडजस्टमेंट से यहाँ पे आई है। सो आउटर में कितना आएगा, यहाँ पे 1,70,000 और शेड्यूल 13 की टोटल है 10,20,000। सो हमें अब शेड्यूल 13 की, शेड्यूल 14 की, शेड्यूल 14 की भी टोटल मिली है। यहाँ पे शेड्यूल 14 की टोटल मिली है हमें 1,28,000। वैसे ही शेड्यूल 15 की भी टोटल मिली है और शेड्यूल 16 की भी टोटल मिली है। सो हम वर्किंग नोट में अगर देखें तो यहाँ पे हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम। यहाँ पे है दोनों का डिफरेंस जो है 5,80,000 मिला हमें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर गए हम वह अमाउंट डाली तो हमें ये अमाउंट 5,80,000 मिलेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे अगर हमने यहाँ प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे शेड्यूल 13 प्लस 14 माइनस 15 माइनस 16 माइनस यहाँ पार्ट फर्स्ट माइनस पार्ट सेकंड। सो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला 5,80,000 एट उन पे 40% हमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो मिली 2,32,000। सो यहाँ प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज की टोटल कितनी आएगी, 2,32,000 में 19,000 ऐड करेंगे। सो हमें टोटल मिलेगी 2,51,000। वो कहा हम शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। सो यहाँ पे प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज वो मिले 2,51,000। सो हमने अगर इसकी टोटल की तो हमें मिली 8 लाख। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया तो हमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मिला 5,80,000 माइनस 2,32,000। सो नेट प्रॉफिट मिला है हमें 3,48,000 और प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड है 1,20,000। सो एप्रोप्रिएशंस में ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व करंट ईयर प्रॉफिट है 3,48,000। यहाँ हमें करंट ईयर प्रॉफिट मिला है 3,40,000। सो उस पे हमें 25% क्या करना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व। इसकी टोटल पहले करके लेते हैं।
ये टोटल है 4,68,000, वो ही नीचे आएगी 4,68,000। सो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% ऑफ 3,48,000, वो अमाउंट कितनी आएगी 87,000। देन 87,000 अगर 4,68,000 से माइनस की तो हमें जो बचा हुआ बैलेंस मिलेगा वो क्या होगा, बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट, वो है 3,81,000। हमें इतना ही कैलकुलेट करना था। अगर आपको प्रॉब्लम समझ आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।